नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और कल सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का कल फैसला होगा। तो कल सुबह से मतगणना शुरू होगी और कल सुबह रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और आम जनता के साथ साथ तमाम राजनीतिज्ञों का इंतजार खत्म हो जाएगा। कल 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। कल सुबह वोटों की गिनती होगी। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। प्रत्याशियों की किस्मत का कल फैसला होगा और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है अलग अलग क्षेत्रों में। जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही कल मतगणना होनी है और दोनों पार्टी के जो एजेंट्स हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। इसी के साथ जो मतगणना दल है वो वहां पर मतगणना का काम करेगा और कल नतीजे आ जाएंगे। तो यानी कि इंतजार कल खत्म हो जाएगा। 4 जून कल नतीजे आएंगे। सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और लगभग आप मानिए कि 11-12 बजे तक रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे कि क्या इस बार के परिणाम हो सकते हैं। ये जो स्थितियां हैं ये साफ होने लगेंगी लगभग 11 से 12 बजे तक के बीच में। तो 11 बजे तक कल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इन सभी बातों की जानकारी दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से अजय हमारे संवाददाता जुड़ गए। दिव्यांश ग्वालियर से हमारे साथ होंगे और रायपुर से राजेश निषाद हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। और सबसे पहले दिव्यांश आपकी ओर रुख कर लेती हूं और ग्वालियर चंबल में क्या तैयारियां हैं कल मतगणना की, तस्वीरें दिखाइएगा। इसी के साथ अभी आम जनता का क्या मानना है, एग्जिट पोल से कितनी संतुष्ट अगर बातचीत हो पाए तो? प्रेरणा, आम जनता के बीच तो हम लगातार पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर के उस चर्चित जगह पर MLB कॉलेज में जहां पर कल काउंटिंग होनी है। काउंटिंग से लेकर पहले यहाँ पर जो तैयारियों का जोर है उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं और एक मतगणना कक्ष में आपको मैं लेके चलता हूँ। इस मतगणना कक्ष को देखिए और समझिए यहाँ की जो तैयारियां हैं। आ जाइए, मैं चाहूँगा कैमरामैन की तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था है। अभी भले ही यहाँ पर एक शांति है, टेबल खाली दिखाई दे रही हैं, लेकिन कल यहाँ पर बदली हुई तस्वीर होगी। सुबह 8 बजे से जब स्थिति देखने को मिलेगी, यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहेंगे, मतगणना से जुड़े तमाम कर्मचारी मौजूद रहेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर भी हम तस्वीर देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से यहाँ पर चहलकदमी देखी जा रही है कर्मचारियों के बीच और लोगों के बीच। ये तैयारियों का जो एक कह लीजिए कि रूपरेखा निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, उसको लेकर भी 3 लेयर सुरक्षा जो है बाहर देखने को मिल रही है। और स्ट्रांग रूम की बात करें तो सुबह करीबन 6:30 बजे स्ट्रांग रूम खुलेगा। उसके बाद EVM को यहीं पर इसी मतगणना कक्षों में लेकर लाया जाएगा। मैं चाहूंगा जरा थोड़ा बाहर आ जाएं। अब आपने बात की तैयारियों की और उसके बाद जनता की। जनता की अपनी जो भी थी उनकी सोच, उन्होंने वो EVM के जरिए किस्मत कैद कर दिया उम्मीदवारों की। यहाँ अगर हम यहाँ की स्थिति की बात करते हैं तो MLB कॉलेज वो एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ चुके हैं, कई जाने माने बिजनेसमैन पढ़ चुके हैं जिन्होंने देश के लिए बड़ा नाम किया है। लेकिन कल ग्वालियर में कौन सा बड़ा नाम साबित होगा, भारत सिंह कुशवाहा या फिर प्रवीण पाठक? ये कल करीबन 4 बजे नतीजे आ जाएंगे। हमारी कलेक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि करीबन 4 बजे नतीजे आ जाएंगे। रुझानों की बात करें तो सुबह करीब 9 बजे तक पहला रुझान में मिलना शुरू हो जाएगा और लगातार GMPCG ग्वालियर से भी सबसे पहले जो है रुझान जनता तक पहुंचाएगा। निश्चित रूप से ये बड़ा अपडेट आपने दिया है कि 9 बजे तक जो रुझान आने हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यानी कि और ज्यादा इंतजार जो जनता है जो कल टीवी स्क्रीन के सामने बैठी होगी उसे नहीं करना पड़ेगा। दिव्यांश, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं इस वक्त राजेश निषाद की ओर रुख करना चाहूंगी। रायपुर से राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, इंजीनियरिंग कॉलेज में रायपुर के ये जो मतगणना है ये होनी है, वहां पर क्या तैयारियां हैं? अगर आप वहां मौजूद हो तो तस्वीरें दिखाइएगा।
बिल्कुल प्रेरणा, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। चूंकि देखिए, प्रदेश की 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों की जो काउंटिंग है वो सभी 33 जिलों पे होगी। जहां ईवीएम मशीनों की ये जो काउंटिंग है वो होगी, हर जिला मुख्यालयों पे इसकी काउंटिंग होनी है। लेकिन जो डाक मत पत्र हैं, जो लोकसभा क्षेत्र का जो मुख्यालय आएगा, वो डाक मत पत्रों की जो गिनती है वो उस लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय में होगी। चूंकि बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र हैं और कई सारे इसके अंतर्गत जिले भी आते हैं, तो ऐसे में ये जानकारी देना बेहद ही महत्वपूर्ण था। अब आते हैं, हम ये देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये शेष बहार इंजीनियरिंग कॉलेज पे हम मौजूद हैं और चूंकि भीषण गर्मी का दौर है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में मतगणना स्थल पे कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, ताकि जो कर्मचारी या जो अधिकारी इस दौरान काउंटिंग के वक्त जो यहाँ मौजूद रहेंगे, या जो कार्यकर्ता या तमाम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे, तो उनके लिए भी सुरक्षा के लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। ये देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पे फैन की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, ताकि कई ऐसी घटनाएं आती है कि कोई चक्कर खा के गिर जाता है, तो किसी को और किसी तरह की परेशानी निकल के सामने आ जाती है, तो ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से ये भी व्यवस्था की गई है। साथ साथ एक ये मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, लू से सावधानी बचाएं सबकी जान, ये महत्वपूर्ण एक जो बोर्ड है वो जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया है। अब हम ये अंदर की ओर आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। चूंकि देखिए, यहाँ रायपुर लोकसभा क्षेत्र की यहाँ 7 विधानसभा सीटें आती है जो रायपुर जिले के अंतर्गत आती है, तो ऐसे में उनके जो उन विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम मशीनें हैं वो यहाँ रखी गई है। और ये देख सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुंच रहे हैं, सबसे पहले उनकी एंट्री यहाँ पे कराई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से बाकायदा निगरानी रखी जा रही है, पंखे की व्यवस्था है, पानी की भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। इतना ही नहीं, ये जो बैरिकेड जो बना हुआ है, जो आगे जाने का जो रास्ता है, ये देख सकते हैं कि मतगणना अधिकारी इस रास्ते से जाएंगे, ऑब्जर्वर आरओ एआरओ इस रास्ते से जाएंगे, साथ साथ कौन कौन से जो अभ्यर्थी हैं उनके जाने के लिए भी ये बाकायदा एक रास्ता जो मैप है वो तैयार किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज देख सकते हैं, हर 10 फीट के बाद कूलर लगा हुआ है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। चूंकि देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पूरा देश इस वक्त भीषण गर्मी से परेशान है, अगर पूरे उत्तर भारत की हम बात करें तो। और ये कारण है कि यहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है और जो भी गाइडलाइंस वहां पर दी गई हैं उनका पालन अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। अनूप अवस्थी ने भी हमें ज्वाइन किया है जगदलपुर से, लेकिन मैं अजय की ओर रुख करूंगी सबसे पहले। अजय, भोपाल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुरानी जेल में काउंटिंग होनी है कल, और पुरानी जेल में क्या व्यवस्थाएं हैं दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, कल भोपाल लोकसभा क्षेत्र का मतगणना जो यहीं पर होगा और हम लोग पुराने जेल में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि अभी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतज़ाम है और यहीं पर जो है कल मतगणना होगा, क्योंकि भोपाल में करीब 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सुबह पहले बैलेट और उसके बाद ईवीएम मशीनों में पड़े वोटों की काउंटिंग होगी। 14 टेबल्स लगाए गए हैं, तो यूँ समझिए कि एक हॉल में 14 टेबल हैं और 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो करीब 98 के करीब जो है टेबल्स लगाए गए हैं। उन टेबल्स पे काउंटिंग की जाएगी। हर एक राउंड में जो काउंटिंग होगी, जो रिटर्निंग अधिकारी होगा सभी टेबलों पर हुए काउंटिंग को जोड़ेगा। जोड़ने के बाद हर एक राउंड में वो अनाउंसमेंट करेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। ये प्रत्येक राउंड में लाउड स्पीकर के जरिए बताया जाएगा। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पानी की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तो कल भोपाल के 7 विधानसभा क्षेत्र यानी भोपाल लोकसभा क्षेत्र का मतगणना होगा। 14 टेबल, करीब 98 टेबल लगाए गए। उन टेबलों के जरिए जो है यहाँ मतगणना किया जाएगा। इसी तरह समूचे मध्य प्रदेश में स्थिति है। ये देखिए, आप पेयजल की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पेयजल का व्यवस्था किया गया है। पानी पीने के लिए उनको व्यवस्था किया गया है ताकि जो लोगों को प्यास लगे, चूंकि भीषण गर्मी है। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर बताया कि 4-5 डिग्री तापमान कम होगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पानी की व्यवस्था और सामने एक पंडाल भी लगाया गया है ताकि जो लोग यहाँ आए उस पंडाल के नीचे बैठकर जब अनाउंसमेंट होगा कि किस राउंड में कितना वोटिंग हुआ, प्रत्याशियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। तो पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं और इसी तरह से समूचे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। उन लोकसभा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ इंतजाम किए गए हैं। हर एक जो मतगणना बूथ होगा वहां पर इसी तरह की व्यवस्था समूचे मध्य प्रदेश में की गई है।
ठीक है, मैं लौटूंगी अजय आपके पास। चंद्रशेखर ने भी हमें रतलाम से ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं सबसे पहले अनूप की ओर रुख कर लेती हूँ। जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, बस्तर इस बार सियासत का बहुत बड़ा केंद्र रही है, बस्तर लोकसभा सीट, और वहां पर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई पूरे चुनावी माहौल में? अभी मतगणना की क्या तैयारियां हैं, दिखाइएगा। देखिए प्रेरणा, चूंकि अभी हम मतगणना स्थल से थोड़ी दूरी पर हैं, इसलिए भी मतगणना स्थल की तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन बता दूं मैं आपको कि चूंकि बस्तर जो है बेहद हाई प्रोफाइल सीट रही, प्रमुख 5 जो सीटें हैं प्रदेश की, उसमें बस्तर की गिनती आ रही थी। और चूंकि मतगणना अब कल होनी है, इसलिए भी अब जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। बस्तर में कुल 7 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से मध्य बस्तर में 3 विधानसभा है, जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट विधानसभा। इसकी मतगणना बस्तर धर्मपुरा के आदर्श महाविद्यालय में होगी और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 कक्ष बनाए गए हैं तीनों विधानसभा के लिए और हर कक्ष में 14-14 टेबल होंगे। खास बात यह है, इस बार जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसमें 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष भी हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हैं और स्थानीय जो पुलिस बल हैं, 3 लेयर पर यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं। अगर हम अंदर प्रवेश करने की बात करें तो निर्वाचन आयोग के द्वारा एक विशेष पास जारी किया गया है। उसी पास के द्वारा ही जो मतगणना करने वाले कर्मचारी होंगे वो जाएंगे। राजनीतिक दल के जो एजेंट होंगे उनका भी प्रवेश उसी पास से ही होगा। इसके अलावा मीडिया के कर्मी होंगे और अन्य लोग जो होंगे यहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि प्रदेश में गर्मी काफी ज्यादा है, ऐसे में कई व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और गर्मी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कमल सोलंकी ने भी हमें धार से ज्वाइन कर लिया है। मैं चंद्रशेखर की ओर रुख कर लेती हूँ। रतलाम से चंद्रशेखर हमारे साथ बने हुए हैं। रतलाम झाबुआ सीट इस बार मध्य प्रदेश की सियासत की अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर, तो बहुत महत्वपूर्ण सीट देखी गई और मुकाबला काफी तगड़ा था। किनके बीच मुकाबला था, क्या राजनीतिक घटनाक्रम थे और अभी वहां पर क्या तैयारियां हैं जहां आप मौजूद हैं, दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो तैयारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल ही जो है वो फैसले की घड़ी आने वाली है जिसका सभी को इंतजार था, चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे पार्टियां हो या फिर आम जनता क्यों ना हो, सभी को इंतजार था। और वो कल फैसले की घड़ी और उसकी तैयारी जो है रतलाम के साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज में है कि किस तरीके से जो मतगणना होगी। तो सबसे पहले ये आपको एक एरिया दिखाता हूँ जहाँ से ईवीएम मशीन का आना होगा। उसके लिए जो है अलग अलग रो बना दी गई है। जो विधानसभाएं हैं वो अलग अलग रो में जो है आ पाएंगी और उसकी वजह से जो है मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो उसके अलावा जो कमरे हैं, कक्ष बनाए गए अलग अलग, जो 5 विधानसभाएं हैं उनके लिए, तो वहाँ पर देखिए किस तरीके की व्यवस्था है कि जो टेबल्स हैं वो सारी लग चुकी है। उन पर जो भी जो सामग्री दी जाना है वो यहाँ पहुंच चुकी है टेबल पर। यहाँ पर ईवीएम आएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी। उसके पास ही जो देखिए पूरा जाला बना दिया गया है। इसके बाहर जो है यहाँ पर जो एजेंट होंगे वो यहाँ मौजूद रहेंगे और इसके बीच में जो है पूरी सुरक्षा का घेरा है ये बनाया गया। तो इस तरीके से जो सारी व्यवस्था की गई है। बाहर भी जो आने जाने की जो अंदर एंट्री के जो रास्ते हैं कर्मचारियों के वो अलग हैं, अधिकारियों के और जो एजेंट हैं उनके अलग रास्ते हैं। तो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए लोकसभा जो रतलाम झाबुआ है, यहाँ पर जो है बीजेपी से अनीता सिंह नागर जो हैं वो मैदान में थे और जो कांग्रेस से हैं कांतिलाल भूरिया मैदान में थे। तो देखिए काफी तगड़ा मुकाबला माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी से जो लोकसभा क्षेत्र के अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम के 3 मंत्री जो हैं इन्होंने अपनी ताकत झोंकी है और इधर जो कांतिलाल भूरिया है उन्होंने भी इस तरीके से ये कहते हुए चुनाव जो है लड़ा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो इस तरीके से पूरी ताकत उनकी तरफ से भी झोंकी गई है। जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे जो रहे हैं वो तो रहे ही है, राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं, लेकिन देखिए इस बार जो विवाद जो है, आपसी जो आरोप जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिले थे। तो इस तरीके से अब देखना होगा कि कल आम जनता ने किस तरीके से किसको अपना जो है किसको और किसके दावों को जनता ने अपनाया है, कल ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जहां अनीता नागर एक बड़ी नेता के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने उनका समर्थन किया, वहीं पर कांतिलाल भूरिया की अगर बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं कांतिलाल भूरिया। कमल सोलंकी की ओर रुख करूंगी। धार से कमल सोलंकी हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, धार में कांग्रेस पार्टी ने एक नए चेहरे को इस बार मौका दिया था और वो नया चेहरा कितना इंपैक्ट डाल पाया आम जनता के बीच, और जहां आप इस वक्त मौजूद हैं मतगणना स्थल में, वहां पर कल के लिए तैयारियां हो गई हैं या तैयारियां जारी हैं, दिखा दीजिएगा।
देखिए प्रेरणा, सबसे पहले हम आपको तैयारियां दिखा देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज में, जहां पर निर्वाचन से संबंधित जो है मतगणनाएं होती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। साथ ही आप तस्वीर में देख पाएंगे एलईडी के माध्यम से, क्योंकि अंदर तो जाना प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन ये एलईडी के माध्यम से हमारे दर्शकों को हम दिखा देते हैं। देखिए किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है। यहाँ पर अलग अलग व्यूज बनाए गए हैं, कैंडिडेट यहाँ पर किस प्रकार से अंदर आएंगे। साथ ही बैरिकेडिंग की गई है अंदर भी, और बैरिकेडिंग के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश होगा। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा लगाई गई है। खुद एसपी मनोज कुमार सिंह लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए देखे गए थे। साथ ही अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की तो आज यहाँ पर पोस्टल बैलेट भी आने वाले हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट रखे गए हैं और उनका भी लगभग आने का समय हो चुका है। वो भी यहाँ पर अभी आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और स्ट्रॉन्ग रूम की अगर बात करें तो वहां से भी ईवीएम लाने का काम शुरू हो जाएगा। कल 7:30 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और 8 बजे से ईवीएम को खोला जाएगा। अगर बात की जाए धार महू लोकसभा की तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें धार की है और 1 महू की लोकसभा सीट है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 8 विधानसभा सीटों की यहाँ पर गिनती होगी। 7 विधानसभा की यहाँ पर होगी और 1 विधानसभा की गिनती इंदौर में होगी, क्योंकि महू विधानसभा जो है इंदौर जिले के अंतर्गत आती है। लेकिन लोकसभा के लिए लिहाज से अगर देखा जाए तो वो धार में काउंट होती है। सभी मतदाताओं ने जो है ईवीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। जो प्रत्याशी है उनका भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। प्रेरणा, आपने बात की थी कांग्रेस ने यहाँ पर एक युवा उम्मीदवार को मौका दिया था, किस प्रकार से वो यहाँ पर इम्पैक्ट डाल पाएगा कि नहीं डाल पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, देखना होगा। हालांकि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में लगातार से तगड़ा मुकाबला होता आया है। सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखी जाती है। अब देखना होगा कि कल किसके भाग्य का उदय होता है। और धार की जनता बारी बारी से लोगों पर भरोसा जताती है। हालांकि बीजेपी ने वो ट्रेंड तोड़ दिया है और बीते 2 पंचवर्षीय की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है बीजेपी वहां पर काबिज रही है। मैं लौटूंगी आपके पास कमल। करतार ने हमें ज्वाइन किया है, मुरैना से करतार जुड़े हुए हैं। करतार, मध्य प्रदेश की बाकी सीटें एक तरफ है, मुरैना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय था और जिस तरह से बसपा ने भी इस बार यहां पर पूरी जोर आजमाइश की है। बसपा की रैली में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी डरा दिया था थोड़ा। अभी क्या घटनाक्रम है वहां पर? आप मुझे लगता है वहां खड़े हैं जहां पर मतगणना होनी है, क्या तस्वीरें वहां की ये भी दिखा दीजिएगा। बिल्कुल प्रेरणा, मतगणना स्थल पर खड़ी है। यहाँ अगर बात की जाए मुरैना सबसे अलग होता है। यहाँ कोई भी चुनाव हो, यहाँ के जो मतदाता है वो हटके काम करते हैं। चाहे पिछले विधानसभा की बात की जाए 2013 की, यहाँ पूरी 6 की 6 सीटें कांग्रेस को दी थी। 2018 की बात की जाए तो वहाँ 3-3 का मुकाबला हुआ था। इस प्रकार से लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो तीनों ही प्रत्याशी बराबर की टक्कर में रहे। बसपा ने यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही का खेल बिगाड़ा। जबरदस्त यहाँ टक्कर है वो देखी जा रही है और लोगों को कल का बेसब्री से इंतजार है। कल बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कब 4 तारीख आए। रात आज कैसे कटेगी नेताओं की, नेता ही जाने। रात भर करवटें बदलेंगे नेता और साथ में उनके समर्थक। हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, यहाँ पर 6 विधानसभाओं की जो गिनती है वो की जाएगी। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें व्यवस्थाएं कर ली गई है। इसलिए की व्यवस्था यहाँ लगाई गई है। लगातार यहाँ जो प्रत्याशी है उनके जो अभिकर्ता है यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे सीसीटीवी के माध्यम से। बीजेपी का कोई नहीं था, कांग्रेस और बसपा के। क्योंकि बीजेपी का उनका कहना है कि वो तो सत्ताधारी है, लेकिन कांग्रेस और बसपा के जो कैंडिडेट है उनके जो अभिकर्ता है वो लगातार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी करतार के पास। तो करतार जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, अगर मुरैना की मैं बात करूं, यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय था क्योंकि बसपा की ओर से प्रचार करने के लिए खुद बसपा सुप्रीमो मायावती यहां पर पहुंची थी। उनकी रैली में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी सोच में डाल दिया था कि इस बार अब परिणाम क्या होंगे, क्योंकि अगर नहीं तो ज्यादा वोट तो कटेंगे ही। दिव्यांश की ओर एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। दिव्यांश, अब आप बाहर आ गए हैं और बाहर से एक बार तस्वीरें दिखाइएगा कि अंदर प्रवेश करने की क्या प्रक्रिया होगी, कल सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। प्रेरणा, मैं राहत की खबर देना चाहता हूं और ये राहत की खबर ग्वालियर वासियों के लिए भी है, यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों के लिए भी है कि पिछले 9 दिनों में हम नौतपा का जो कहर देख रहे थे, आज मौसम थोड़ा सुहाना है और इस सुहाने मौसम के बीच बीच थोड़ी हवा भी चल रही है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। अब जरा तस्वीरें देख लीजिए। परिसर बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कर्मचारी आ रहे हैं, एसडीएम साहब भी लगातार दौरा कर रहे हैं और इन तैयारियों के बीच ये परीक्षण किया जा रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो आदेश दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या उनका पालन सही तरीके से हो रहा है।
मेडिकल व्यवस्था भी की गई है, 2 पलंग का आईसीयू यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है, व्यवस्था सारी है, लेकिन मॉनिटरिंग भी उतनी ज़रूरी होती है। और ये तस्वीरें देखिए, ये इस मॉनिटरिंग का एक हिस्सा है कि एक तरफ कर्मचारी जा रहे हैं, अधिकारी भी वक्त वक्त पर दौरा कर रहे हैं, कोई कमी ना रह जाए, कोई खामी ना रह जाए। रही बात यहाँ के मैं समीकरण की, हमारे तमाम सहयोगियों ने समीकरण की बात की, तो एक बात बताना बहुत जरूरी है कि विधानसभा चुनावों के दौरान जब नतीजे आए थे तब भी मैं ग्वालियर में मौजूद था, और मध्य प्रदेश की ग्वालियर एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर 8 विधानसभा में 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी जीती थी। ये भी एक वजह है कि ग्वालियर को लेकर एक दिलचस्पी बनी हुई है कि क्या यहां पर टक्कर देखने को मिल सकती है। रुझान जब आएंगे तब मालूम चलेगा कि वो टक्कर काउंटिंग में निकलकर सामने आ रही है, नंबर्स में निकलकर सामने आ रही है। एग्जिट पोल में हमने देखा ग्वालियर में बीजेपी का वर्चस्व रहेगा, लेकिन जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे थे, क्योंकि प्रेरणा सियासत शय और मात का खेल होता है, चक्रव्यूह रचा जाता है। हमने ये भी देखा कि 2019 में विवेक सेजलवलकर जो करीबन 1,46,000 ये महत्वपूर्ण है कि प्रवीण पाठक भी चुनाव नहीं जीत पाए थे और भारत सिंह कुशवाहा भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस बार कौन जीतता है देखना होगा। किसी एक की किस्मत में तो जीत आ ही जाएगी। मैं लौटूंगी दिव्यांश आपके पास। शिवमोहन ने हमें इंदौर से ज्वाइन कर लिया है। शिवमोहन, इंदौर में मैं रुझान तो नहीं पूछूंगी क्योंकि स्थितियां लगभग स्पष्ट हैं, लेकिन तैयारियां दिखा दीजिए, कल मतगणना की क्या तैयारियां हैं? देखिए प्रेरणा, आपने एकदम सही कहा कि इंदौर में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और आखिरकार देश की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है ये देखने का समय भी काफी नजदीक आ चुका है। एक दिन के बाद ही अगले दिन कल यानी मतगणना है और यहाँ पर इंदौर शहर में 9 विधानसभाओं की मतगणना नेहरू स्टेडियम में होने वाली है और यहाँ पर जो पूरी तमाम तैयारी है वह कर दी गई है। लगभग 167 जो दौर के बारी बारी में मतगणना की जाएगी और लगभग 15,80,000 जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिया है, तो वो यहाँ पर उनकी मतगणना की जाएगी, जिसके लिए पूरी तमाम जो तैयारी है वह कर दी गई है। प्रशासन ने कल भी दौरा किया था, सुबह पुलिस कमिश्नर का दौरा था, थोड़ी देर में कलेक्टर का दौरा यहाँ पर होने वाला है। समस्त तैयारियों को लेकर 9 विधानसभा में से 8 विधानसभा इंदौर शहर की हैं। एक विधानसभा जो महू है वो धार के अंतर्गत आ गई है और उसकी मतगणना इंदौर शहर में की जाएगी। उसके लिए लगभग 21 राउंड टोटल लगाए गए हैं और इनमें लगभग 350 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी मतगणना के दौरान तैनात कर दी गई है कि जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। पूरा जो एरिया है वह सीसीटीवी कैमरे से कवर कर दिया गया है। हालांकि चुनाव को लेकर राजनीति पार्टियों के द्वारा इतनी दिलचस्पी जरूर मतगणना में नहीं रही होगी। इसका कारण चुनाव से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस कर लिया था, जिसके बाद ये पूरा चुनाव है वह एक पक्षीय नजर आ रहा था और जो कि नोटा और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो मामला था वह जरूर देखने को मिल रहा था। इसमें नोटा की वोटिंग क्या रहेंगे वह इंदौर शहर आई थी, क्योंकि कांग्रेस ने भी वोटर्स से अपील की थी कि अगर इस तरह की स्थिति हो गई है कि अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है तो अब नोटा को सपोर्ट किया जाए। आप सभी बने रहेगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। इस बीच यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग मतगणना स्थल की, क्योंकि कल काउंटिंग होनी है और बस एक दिन का इंतजार और करना है। जनता ने किसके चेहरे पर किस पर भरोसा जताया है और किस पर मुहर लगाई है, ये तमाम स्थितियां कल साफ हो जाएंगी और लगभग इतने बजे तक रुझान भी स्पष्ट होने लगेंगे। जिस तरह से हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, हमें जानकारियां दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं। राजधानी भोपाल की मैं बात करूं, यहाँ पर पुरानी जेल में काउंटिंग होनी है। इसी के साथ रायपुर की बात करें, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंटिंग होनी है और तस्वीरें ये साफ कर रही हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जो काउंटिंग है की जाएगी। जिनके पास आईडी कार्ड है, प्रवेश मतगणना स्थल पर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, यानी कि दोनों पार्टियों से एक एक एजेंट अंदर प्रवेश कर सकेंगे। जो पत्रकार हैं उनके पास भी कल आईडी कार्ड होना बहुत अनिवार्य रहेगा और इसी के साथ जो मतगणना दल है, यानी कि जो मतगणना करेगा, उससे पहले तस्वीरें, क्योंकि भीषण गर्मी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पड़ रही है और उसको लेकर भी व्यवस्थाएं इस बार चुनाव आयोग की पुख्ता हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से प्रवेश किया जाएगा।
तो क्या तस्वीरें हैं मतगणना की और मतगणना स्थल की, ये लगातार हम जानकारियां और तस्वीरें आपको दे रहे हैं। अनिल नागर ने भी अब हमें राजगढ़ से ज्वाइन कर लिया है। हितेश हमारे साथ दुर्ग से बने हुए हैं और मंदसौर से मनीष हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल, मैं सबसे पहले आपकी ओर रुख कर लेती हूँ। राजगढ़ भी इस बार मध्य प्रदेश में बहुत हॉट सीट मानी जा रही थी और वो इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, चुनावी मैदान में थे। उनके सामने वर्तमान सांसद रोडमल नागर और कितनी कड़ी यहां पर जो टक्कर थी वो देखने को मिली है। मतगणना स्थल पर क्या व्यवस्थाएं, दिखाइएगा। देखिए, राजगढ़ लोकसभा सीट का प्रेरणा किसके सर पे ताज होगा, कुछ ही चंद घंटे इसके बचे हैं और उसके बाद चंद घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएगी। क्या तीसरी बार रोडमल नागर सांसद बनेंगे या 33 साल बाद दिग्विजय सिंह की वापसी होती है, ये तो कल देखना होगा। लेकिन राजगढ़ लोकसभा सीट की 3 जिलों में मतगणना होनी है। देखिए, राघोगढ़ चाचौड़ा की मतगणना जो है गुना में होगी। सुसनेर बात की जाए तो आगर में सुसनेर विधानसभा की मतगणना होगी। राजगढ़ में 5 विधानसभा की मतगणना होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम है और मतगणना स्थल पर जो लाया जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम से उनको निकाला कर लाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर कल जो है मतगणना होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। प्रत्येक विधानसभा में 16 टेबल लगाई गई है और सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाई गई है। 5 विधानसभा की मतगणना राजगढ़ स्टेडियम पर होनी है, जिसको लेकर प्रत्येक हॉल में एसडीएम भी तैनात रहेंगे और क्लियर सिक्योरिटी के बीच ये मतगणना होगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं यहाँ पर राजगढ़ प्रशासन की ओर से कर ली गई है। और देखिए, ये एक मंच यहाँ पर वो भी बनाया जा रहा है जीत के बाद, किसके जिसको जो भी जीतेगा उसको जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसको लेकर भी यहाँ पर मंच तैयार कर लिया गया है। और फोर्स देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर तैनात है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कल प्रेरणा राजगढ़ में मतगणना होगी निश्चित रूप से। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा जोर राजगढ़ में लगाया था और अपने दिग्गज नेता को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। मैं लौटूंगी आपके पास। किशोर शिलेदार ने भी हमें राजनांदगांव से ज्वाइन किया है। किशोर, आपकी ओर रुख कर लेती हूँ। राजनांदगांव भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण सीट थी छत्तीसगढ़ की, और वहां के सियासी समीकरण क्या कह रहे थे? मतगणना स्थल की क्या तस्वीरें, स्ट्रांग रूम कितना स्ट्रांग है, दिखाइएगा। देखिए, राजनांदगांव की जो सीट है काफी हॉट सीट थी, ये मानी जा रही थी। और इससे पहले भी राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा चुनाव में लड़ते रहे, तो ये एक हाई प्रोफाइल सीट के रूप में ही जानी जाती थी। क्योंकि इस बार लोकसभा सीट के लिए भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो इस मैदान में थे, इसलिए ये सीट और भी हॉट सीट हो गई। भूपेश बघेल ने यहाँ पर काफी चुनाव प्रचार के दौरान पसीना बहाया है, काफी मेहनत की है और काफी प्रचार प्रसार किया है। और इसके अलावा जो राजनांदगांव के जो पूर्व सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा इस सीट पर उतारा था। तो मुकाबला बड़ा कश्मकश का है और काफी यहाँ पर टक्कर की बात की जा रही, जो राजनीतिक हलकों में जो बातें की जा रही है, यहाँ पर यही पर विश्लेषण हो रहा है कि ये सीट जो है काफी टक्कर है, काफी कश्मकश है। तो यहाँ पर चंद घंटे बाकी हैं, कल नतीजे आ जाएंगे। तो राजनांदगांव के इस नई कृषि उपज मंडी के बाहर में इस प्रीमाइसेस में वेयर हाउस है, यहाँ पर मतगणना की तैयारियां की गई हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। हम आपसे पीछे, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे में हमें यहाँ अंदर भीतर जाने की अनुमति नहीं है। इसकी वजह से हम बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। काफी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। स्ट्रांग रूम इसके पीछे है, जहाँ पर 3 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली जो लेयर है वहाँ पर स्थानीय पुलिस है, दूसरी लेयर में सुरक्षा बल है और तीसरी जो लेयर है जहाँ पर स्ट्रांग रूम है वहाँ पर आईटीबीपी के जवानों को लगाया गया हुआ है। तो ये एक पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस दृष्टि से काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पर कल ही राजनांदगांव के जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक मॉक ड्रिल की थी, जहाँ पर किस तरह से मतपेटियों को खोला, ईवीएम को खोला जाएगा, किस तरह से मतगणना होगी। काफी एजेंट भी यहाँ पर मौजूद थे। तो लगातार इस तरह से यहाँ पर पूरी इसके पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। तो ये पूरी जो तैयारियां हैं जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा पूरी तरह से कर दी गई है। मीडिया के लिए भी अलग से इंतजाम किए गए हैं। तो मीडिया हाउस को भी एक अलग गर्मी को देखते हुए यहाँ पर काफी व्यवस्था की गई है। कूलर और एसी जो बहुत जरूरी है, काफी तेज गर्मी है,
और जिस तरह से मॉकड्रिल के समय कर्मचारी परेशान हो गए थे गर्मियों को लेकर, तो उसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ पर और भी पीने के पानी के अलावा कूलर और एसी के इंतजाम किए हैं। तो कल सुबह 8 बजे से यहाँ पर जरूरी है कि इस तरह के इंतजाम किए जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इस बार भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। दुर्ग की ओर रुख कर लेते हैं, हितेश हमारे साथ दुर्ग से बने हुए हैं। हितेश, कहाँ मौजूद हैं आप इस वक्त और दुर्ग का समीकरण क्या समझा रहा है, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग लोकसभा में 9 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें दुर्ग की 6 और बेमेतरा की 3 इसमें जो सीट है। अब देखिए आपको बताऊं, चूंकि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी को ध्यान में रखते हुए चूंकि पारा जो है 47 डिग्री के आसपास हो रहा है दुर्ग में, इसलिए कलेक्टर ने अभी थोड़ी देर पहले एक आदेश दिया है कि दुर्ग में जितने भी जो मतगणना स्थल है, जहां जहां मतगणना होगी, उन टेबलों पर जो एसी लगाया जाएगा, एयर कूल्ड किया जा रहा है। देखिए, भिलाई के शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मतगणना होगी, मैं इस वक्त उस रोड पे खड़ा हूँ, सड़क के उस पार शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्योंकि मॉक ड्रिल चल रहा है और एयर कूल्ड किया जा रहा है पूरे इलाकों को, इसलिए अंदर जाने की अभी मनाही है। थोड़ी देर के बाद में वहां हमें प्रवेश मिलेगा। आपको देखिए बताऊं, ये 9 विधानसभा सीटें हैं और दुर्ग बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, वीआईपी सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जिला है और उनके भतीजे हैं विजय बघेल, वो इस बार बीजेपी से है। तो वहीं जो कांग्रेस ने राजेंद्र साहू, जो भूपेश बघेल के करीबी है, बहुत करीबी नेता है राजेंद्र साहू, उनको इस बार मैदान में उतारा है। स्थिति कशमकश की है, लेकिन देखिए कल जो गिनतियां होंगी 16 से 18 राउंड में गिनती होगी और सबसे पहले भिलाई नगर विधानसभा, सबसे छोटा विधानसभा है, वहां की पेटी खोली जाएगी और वहां गिनती होगी। सबसे पहले बैलेट की जो बैलेट पेपर होंगे उसकी गिनती होगी। परिणाम जो है बहुत हद तक सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे और पूरी तरह से ये माना जा रहा है, देखिए जो बीजेपी है वो पूरी तरह से उसने जीत की तैयारी कर ली है। बीजेपी के प्रत्याशी के साथ साथ बीजेपी के जो नेता है उनका ये मानना है कि वो ये लोकसभा दुर्ग का चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए उन्होंने लड्डू बनवाने का भी ऑर्डर दे दिया है। और शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ही होटल इंपीरियल, एक बहुत बड़ा होटल है, रिसोर्ट है, वहां पर भी व्यवस्थाएं की गई है। जीत का जश्न मनाने की पूरी तैयारी है। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वे बड़े लंबे अंतराल से जीतेंगे, चूंकि साहू मतदाता, साहू बाहुल इलाका है ये, और वे बड़े जो लंबे अंतराल से जीतेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस भी तो ये लड्डू कल किसकी किस्मत में आएंगे देखना होगा। लेकिन दुर्ग में प्रभाव माना जाता है भूपेश बघेल का, पाटन सीट से आते हैं दुर्ग की। हालांकि इस बार चुनावी मैदान में वो राजनांदगांव से लगा हुआ है, ज्यादा अंतर नहीं है दुर्ग और राजनांदगांव में। मैं लौटूंगी आपके पास और मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, इस समय मंदसौर के कॉलेज परिसर में मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, गर्मी के तेवर तीखे हैं। इसलिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता आने वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़े बड़े जंबो कूलर्स की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए पंडाल लगाया गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर मतगणना शुरू होनी है। अब तो कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों का समय बचा है जब ये मतगणना शुरू होगी। स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। यहाँ पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम के जो उम्मीदवार है उनका भाग्य कैद है और यहाँ पे ये स्ट्रांग कक्ष है, मतगणना कक्ष है, जहाँ पर मतगणना कक्षों में अंदर जाके दृश्य नहीं दिखा सकते। वहां से आपको किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग करके ऊपर तक नेट लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई वस्तुएं अंदर ना भेजी जा सके, किसी तरह से कोई बाधा ना पहुंचाई जा सके। और जितने अभिकर्ता है वे बाहर बैठेंगे और यहाँ कमरों में भी सबको की जा चुकी है। और सुबह यहाँ पर स्ट्रांग रूम को जो अभ्यर्थी है उनकी उपस्थिति में खोले जाएंगे और स्ट्रांग रूम को निकाला जाएगा और मतगणना कक्ष में लाया जाएगा। बिल्कुल, और कोई भी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये साफ कर दिया है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से की गई है, जवानों की तैनाती जिस तरह से की गई है। मैं राजेश की ओर एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। राजेश, मैं आपसे रायपुर का सियासी हाल जानना चाहूंगी। इससे पहले आपने तस्वीरें दिखाई मतगणना स्थल की, लेकिन रायपुर की जनता हर बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताती है। इस बार विकास उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में, कुछ लहर बदली है कि नहीं? देखिए, लहर तो अब चूंकि कल ही पता चल पाएगा कि लहर किस ओर है। जनता ने किसके सर पे ताज
ताज जो है वो पहनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए बृजमोहन अग्रवाल भी दिग्गज नेता हैं और वो लगातार दक्षिण विधानसभा से वो चुनाव जीतते आए हैं, कद्दावर मंत्री माने जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था और चूंकि शहर में अब चूंकि रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जो उनके जो प्रशंसक हैं या उनके समर्थक हैं वो पहले ही अग्रिम बधाई के जो बैनर पोस्टर्स जो हैं वो चौक चौराहों पे लगा चुके हैं। हालांकि देखिए विकास उपाध्याय पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी ने एक युवा चेहरा के नाते उनको कहीं ना कहीं उनको चुनावी मैदान पे उतारा था। मुकाबला हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन देखिए जनता ने अपना मन बना लिया है और जनता ने अपना मत भी दे दिया है। अब देखने वाली बात तो यही होगी जब रिजल्ट आता है तो जनता किसके सर पे ताज पहनाती है। लेकिन देखिए तमाम जो अफसर हैं, रिटर्निंग अफसर जो हम यहाँ मतदान केंद्र पे मौजूद हैं और यहाँ मतगणना केंद्र पे तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एसडीएम पहुंच चुके हैं, एडीएम भी पहुंच चुके हैं, रिटर्निंग अफसर जो है वो भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ कई सारे रजिस्टर्ड रखे हुए हैं, अलग अलग रजिस्टर्ड हैं, उनकी जो है एंट्री की जा रही है, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही इन अफसरों की यहाँ से एंट्री की जा रही है। लेकिन देख सकते हैं व्यवस्थाएं पूरी तरह से भरपूर गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से की गई है। अंदर में भी एसी लगाए गए हैं, मतलब तैयारियां काफी जोर शोर के साथ की जा चुकी है। देखिए अब कल चूंकि मतगणना जब शुरू होगा तो लगभग ये माना जा रहा है कि 10:30-11 बजे के आसपास रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार रायपुर की जनता ने, रायपुर लोकसभा की जनता ने किसे अपना सांसद चुना है। हालांकि रायपुर लोकसभा जो सीट है वो लगातार बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इससे पहले सांसद सुनील सोनी रहे हैं और उससे पहले यदि हम बात करें तो देखिए काफी दिग्गज नेता हैं रमेश बैस, वो लगातार रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इस बार जनता क्या मूड बनाई हुई है, जनता ने किसे अपना सांसद चुना है, ये कल ही पता चल पाएगा। फिलहाल अब कुछ देर बाद चूंकि रायपुर के कलेक्टर हैं गौरव कुमार सिंह, वो यहाँ पहुंचेंगे और निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद तमाम जो अफसर हैं वो अंदर मौजूद हैं, उन्हें भी दिशा निर्देश दे सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल भी अनुभवी नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के और कैबिनेट में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। मैं आऊंगी आपके पास, हमारे साथ शिवमोहन लगातार इंदौर से बने हुए हैं। शिवमोहन, एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अगर कल कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी तो है नहीं क्योंकि इंदौर से अब, तो क्या एजेंट कांग्रेस पार्टी के भी जाएंगे वहां पर मतगणना स्थल पर? इसी के साथ ये सुमित्रा महाजन के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, लगभग 7 से 8 बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो सांसद रह चुकी हैं इंदौर से सुमित्रा महाजन। वो प्रथा को शंकर लालवानी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनकी तबीयत खराब हो गई है। उनकी अभी तबीयत कैसी है ये भी बता दीजिएगा। जी हाँ प्रेरणा, आपने एकदम सही कहा। जो सीट इंदौर शहर की सुमित्रा महाजन के नाम हमेशा होती थी और उनके बाद लगातार शंकर लालवानी के नाम ये सीट होते आई है और चूंकि कल वो दिन है जिसमें वापस शंकर लालवानी के जीतने की उम्मीद जताई जा रही है और कांग्रेस की पार्टी से स्पष्ट आदेश थे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ एजेंट हैं, वह कांग्रेस की तरफ से नोटा को सपोर्ट करेंगे। उसी की वजह से जिस दिन वोट डले थे उसके दिन भी मतदान वाले दिन भी जो अलग अलग कांग्रेस की टेबलों पर लगातार कार्यकर्ता बैठकर नोटा की तरफ उनका पूरा ध्यान था कि नोटा की तरफ जो लोग वो वोटर हैं वे नोटा की तरफ वोट डालें और बाकी भारतीय जनता पार्टी के टेबल पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नजर आए थे। और उसी के तारतम्य में कल भी जो है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद तो रहेंगे, परंतु उनका जो पूरा ध्यान है वह नोटा की ओर होगा, ना कि कांग्रेस की ओर। ये पहली बार इंदौर शहर में ऐसा मौका है कि कांग्रेस के बिना उम्मीदवार के जो ईवीएम मशीन में बिना कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आए, चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की लगभग एक बड़ी जीत यहां पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लालवानी काफी बड़े मत से विजयी हो सकते हैं। इसके अलावा जो नोटा के खिलाफ जो नोटा के सपोर्ट में जो वोटिंग हुई थी वह भी एक परिणाम जो है वह आश्चर्यजनक हो सकता है कि ज्यादातर वोट जो कांग्रेसियों ने नोटा को सपोर्ट करा था, तो नोटा की जो गणना है वह भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकती है। इसी बीच शंकर लालवानी की भी जो तबीयत खराब हुई थी 2 दिन पहले, अभी उनकी तबीयत सामान्य जानी जा रही है। अभी हालांकि वे अस्पताल में जरूर हैं परंतु खतरे से बाहर वो बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वे वाराणसी में प्रचार करने के दौरान गए थे, वहां से आने के बाद उनको हीट स्ट्रोक की शिकायत आई थी और अचानक वे अस्पताल में भर्ती हो गए थे, जिसकी सूचना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वयं दी थी, जिसके बाद उन पर पूरा ध्यान रखा गया और अभी अस्पताल में जरूर भर्ती है परंतु खतरे के बाहर बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कब वे डिस्चार्ज होकर जो कल जो वोटिंग काउंट होगी, मतगणना होगी, क्या मतगणना स्थल पर वे आते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो किस प्रकार वे जश्न में शामिल होते हैं।
ठीक है, मैं शिवमोहन आपके पास आऊंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। दिव्यांश लगातार ग्वालियर से हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांश, अगर ग्वालियर की राजनीति की बात करूं, मध्य प्रदेश में थोड़ी अलग राजनीति वहां देखने मिलती है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर कांग्रेस का दबदबा सालों से देखने मिला। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हैं, उसके बाद स्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण यहां पर रही हैं। अब क्या समीकरण वहां नजर आ रहे हैं? मुद्दे इस बार ग्वालियर में क्या उभर कर सामने आए, बताइएगा। प्रेरणा, अगर हम चुनावी इतिहास की बात करते हैं तो 2004 से बीजेपी को यहां से बड़ी आसानी से जीत मिलती आई है, लेकिन इस बार जीत की राह इसलिए आसान नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। जीते हुए प्रत्याशी को मैदान से उतारना और नए चेहरे को लाना, वो भी वो चेहरा जो विधानसभा चुनाव में हार चुका था, एक बड़ा फैसला था। कुशवाहा समाज में भारत सिंह कुशवाहा की अच्छी खासी पैठ है, ओबीसी वर्ग के साथ का दावा करते हैं, लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात है यहाँ के समीकरण को लेकर कि दो उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस के वो मैदान में हैं जिनकी कमजोर कड़ियां एक समान है, और वो कमजोर कड़ियां ये है कि विधानसभा चुनाव में दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी मैं MLB कॉलेज में हूँ, थोड़ी जानकारी मैं दर्शकों को देना चाहूँगा। उनको जानकारी मिलेगी, तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। अब देखिए, ये पहले पोस्टर देखिए, विधानसभा 15 ग्वालियर EVM, ये एरो लगा हुआ है। उधर स्ट्रांग रूम है, वो तस्वीर उधर दिखाइए, उधर स्ट्रांग रूम है। सुबह 6:30 बजे स्ट्रांग रूम खोलेंगे, वहां से भारी सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम से EVM मशीनों को इन्हीं मतगणना कक्षों में लाया जाएगा। अब जरा कैमरा इधर कर लीजिए, ये मतगणना कक्ष है, दिखाइए तस्वीर दिखाइए, ये मतगणना कक्ष है, विधानसभा 15 ग्वालियर, टेबल 1 से 11 EVM। अब हम अंदर आते हैं, अंदर आ जाइए मतगणना कक्ष के। ये मतगणना कक्ष की तस्वीरें देखिए, तैयारियां हो रही हैं, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश की जनता के जहन में सवाल आते होंगे, मतगणना कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहता है। सर, एक छोटा सवाल है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए है, थोड़ा सा समझा दीजिए। टेबल लगी हुई है यहाँ पर, कहाँ पे कौन बैठेगा, क्या होगा, बस इतनी। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, हम लोग मास्टर ट्रेनर हैं, हम मास्टर ट्रेनर्स हैं। जी प्लीज थोड़ा सा इस बारे में जानकारी हमें बता दीजिए जरा, कौन कहाँ बैठेगा, क्या होगा। जो आपकी टेबल है, पहली तस्वीर दिखाई, टेबल की तस्वीर। ये टेबल है, यहाँ पर ARO साहब बैठेंगे, प्लस जो पर्यवेक्षक बाहर से आए हुए हैं वो बैठेंगे, ठीक है, और अन्य कोई अधिकारीगण आते हैं तो वो साथ में बैठेंगे। ठीक है सर, इधर आइए सर, प्लीज एक मिनट इधर आइए आप। अब ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 1 से 11 टेबल है, यहाँ पर 1 से 2 कमरे हैं, एक कमरे में 1 से 10 तक टेबल है, जिस पर प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक गणना सहायक और एक गणना सुपरवाइजर, अच्छा, ये बैठेंगे। ये काउंटिंग की एक टीम होगी एक टेबल पर। तो इस तरीके से इसमें 10 टेबल हैं और 10 टेबल नेक्स्ट रूम में है। तो इस विधानसभा में जो 15 ग्वालियर है, 1 से 20 तक टेबल है। अच्छा, हमारी जनता जो देख रही है कि उधर कौन बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा, थोड़ा पास आ जाते हैं, जरा पास आ जाते हैं, उधर दिखाइए तस्वीर दिखाइए। एजेंट्स सारे बैठेंगे, तो सारे एजेंट्स वहाँ बैठेंगे। ये देखिए, जो जाली की उधर आप देख रहे हैं ना, ये खाली सीट देख रहे हैं, यहाँ पर एजेंट्स बैठेंगे, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, उनकी नजर रहेगी इस तरफ। अब जरा यहाँ पे क्या होगा, इधर दिखाइए, अब इधर टेबल है, EVM मशीन से जो काउंटिंग होगी, वो हर टेबल पर एक टीम बैठेगी। अच्छा, देखिए यहाँ पर, यहाँ स्टिकर भी लगे हुए हैं, प्लीज सब देख सकते हैं, जरा स्टिकर लगे हुए हैं जो एक बार, गणना सहायक और गणना पर्यवेक्षक, दोनों की क्या भूमिका रहेगी। इनकी भूमिका ये रहेगी कि EVM मशीन जो इनको मिलेगी सील्ड, उसको एजेंट को दिखाएंगे कि मशीन सील्ड है, ठीक है, उसके नंबर चेक कराएंगे। जब वो संतुष्ट हो जाएंगे, फिर मशीन की पेपर सील काटी जाएगी और रिजल्ट का बटन प्रेस करके उसका रिजल्ट कैंडिडेट वाइज शो करेंगे। ठीक है, और वो भी देखेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर भी उसको देखेंगे। फिर मतगणना प्रपत्र का जो सेकंड भाग होता है, उसमें परिणाम कैंडिडेट वाइज लिखा है। आज आप ट्रेनिंग देने के लिए आए, आज एक ब्रीफ कर, हाँ, रिहर्सल है, आज रिहर्सल चल रही है अभी प्रेरणा यहाँ पर। बिल्कुल, और रिहर्सल जरूरी भी है ताकि कल किसी तरह की कोई गड़बड़ी निकलकर सामने ना आए। कवर्धा से सतीश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और सतीश, कवर्धा में क्या तस्वीरें हैं मतगणना स्थल की? जी, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो कवर्धा, पंडरिया, और दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव हुए थे उसकी मतगणना कवर्धा स्थित नवीन मंडी है, वहां पर बनाया गया है। आप देख पाएंगे कि मैं इस वक्त जो मतगणना स्थल पर हूँ, मेरे पीछे जो है स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहीं कल सुबह 8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, ताकि कड़ी सुरक्षा के बीच जिसके पास जो एथराइज पर्सन है वह
ही यहाँ मतगणना स्थल तक पहुंच पाएगा। और उसके बाद मतगणना की जो है तैयारी पूरी हो गई है। 21 टेबल जो बनाए गए हैं दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए, कवर्धा और पंडरिया के लिए। वहीं कलेक्टर ने बताया कि 19 राउंड में पंडरिया की और 20वें राउंड में कवर्धा का जो है मतगणना कार्य संपन्न हो सकेगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मीडिया एडवाइजरी के लिए जो है बनाया, वहाँ पे रहेंगे और वहाँ से अपना जो अपडेट जो है अपने चैनल अपने संस्थान को दे पाएंगे। जी निश्चित रूप से राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। हालांकि मैं लौटूंगी राजेश के पास। हम अलग अलग क्षेत्रों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाताओं के माध्यम से कि कहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हितेश हमारे साथ दुर्ग से लगातार बने हुए हैं। हितेश, दुर्ग की सियासत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं और उनके परिवार का कोई भारतीय जनता पार्टी से दुर्ग में प्रतिनिधित्व कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की अगर मैं सियासत की बात करूं, क्योंकि बीते 5 साल कांग्रेस पार्टी ने यहां पर शासन किया, उसके बाद विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया, लेकिन वो परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब क्या नजर आ रहा है फील्ड में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग जिला शुरू से ही पॉलिटिक्स की पाठशाला कहा जाता रहा है, क्योंकि ये वही जिला है जहां से मोतीलाल वोरा से लेकर के भूपेश बघेल तक 2-2 बार छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व दुर्ग जिले ने किया है। 6 विधानसभा सीटें थी, 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने परचम लहराया था, लेकिन 2023 में इसका ठीक उलट हुआ। 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी, तो वहीं महज 2 विधानसभा सीट जहां पाटन और भिलाई नगर में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब देखिए, बहुत हद तक स्थिति बिल्कुल उलट है। दुर्ग लोकसभा जो है वो पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है। सिर्फ एक बार 2014 में कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू यहां से चुनाव जीते थे, वो भी बहुत कम मार्जिन से। उसके बाद से यदि देखा जाए तो लगातार जो है बीजेपी ही यहां पर परचम लहराती आई है। विजय बघेल पर दोबारा इस बार बीजेपी ने भरोसा किया है। 2019 में भी विजय बघेल को टिकट दी गई थी और वो लगभग 4 लाख वोटों से यहां से विजय हासिल हुए थे। उन्होंने विजय पताका दुर्ग में फहराई थी। दोबारा मौका मिला है क्योंकि उनके समक्ष इस बार उनके जो सामने हैं वो कांग्रेस के राजेंद्र साहू है। क्योंकि देखिए, दुर्ग लोकसभा में साहू बाहुल्यता बहुत ज्यादा है। साहू वोटर और साहू समाज के वोटर बहुत ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस ने साहू वोटरों को रिझाने के लिए साहू कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारा था। राजेंद्र साहू ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है और भूपेश बघेल के करीबी होने का उन्हें फायदा भी मिला। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे नवागढ़ की बात की जाए या फिर साजा की बात की जाए या बेमेतरा की बात की जाए, वहां कांग्रेस की लहर बहुत शानदार है। हो सकता है कांग्रेस को वहां से अच्छी मार्जिन पर बढ़त मिले। लेकिन दुर्ग शहर की बात करें, पाटन की बात करें, क्योंकि देखिए पाटन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद भी विजय बघेल भी वहां से एक बार 2008 में विधायक रह चुके हैं। विजय बघेल का अपना दबदबा है पाटन में। 2023 का भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, आपको याद होगा प्रेरणा, आप और हम ही थे लाइव में, जब एक समय यह भी आया था कि भूपेश बघेल जो है वो पाटन से पीछे हो गए थे। विजय बघेल ने उन्हें बिल्कुल, और चिंताएं उनकी भी बीच में बढ़ गई थी, भूपेश बघेल की भी। हालांकि अब क्या परिणाम होंगे, जनता ने किस पर भरोसा जताया, देखना होगा और किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित हुई। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अब इंतजार करना है कल का। कल सुबह से मतगणना शुरू होगी, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर भी लगातार मतगणना स्थल के दौरे कर रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए तमाम बड़ी खबर।